मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो ये जो अर्थ की जो एलिंग कंडीशन जो आ गई है, इस पृथ्वी की जो बीमार की स्थिति में ये जो पृथ्वी हमारी आ गई है, और इस पृथ्वी को सही करने में, इस पृथ्वी को थोड़ा सा मतलब इस स्थिति से बाहर लाने के लिए जो ग्रीन मूवमेंट हुआ, जो हरित आंदोलन हुआ था, उसकी क्या भूमिका रही, इसकी क्या मतलब इसका क्या रोल रहा, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो ग्रीन मूवमेंट चला था उसका असर अभी भी मतलब कंटिन्यू, ये नहीं है कि वो पास्ट टाइम में खत्म हो गया, वो अभी भी चल रहा है, और किस प्रकार से इसने लोगों के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश करी थी। तो देखो यहाँ से हमको पढ़ना है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इसमें बताया गया था कि ये जो चार जो होती है, ये जो चार जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर थे, तो उन चारों के बारे में बताया था। फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड्स है। और मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि आप मेरे को रिप्लाई में ये बताओगे कि कौन कौन से जो बायोलॉजिकल फैक्टर है बताए हैं। आप में से किसी ने वो नहीं बताया, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो आप ध्यान से पढ़ो इसको, जो क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन के आंसर भी दो। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डिजर्ट्स फॉलो। कि इट हैज बीन वेल सेड, कि यह सही कहा गया है, ये ठीक ही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, कि जो फॉरेस्ट है, जो वन है, वो प्रीसीड मैनकाइंड मतलब मैनकाइंड से, ह्यूमन जाति से ये पहले होते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो मानव की जाति से पहले वन होते हैं, जंगल होते हैं। डेजर्ट्स फॉलो, और उसके बाद में क्या होता है, मनुष्य की जो मैनकाइंड जब अर्थ पे आ जाती है उसके बाद में डेजर्ट्स होते हैं। रेगिस्तान जो है वो मनुष्य के बाद होते हैं। मनुष्य से पहले तो वन होते हैं, लेकिन मनुष्य जैसे ही आ जाता है, ह्यूमन बीइंग जब आता है, तो उसके बाद में डेजर्ट है वो होने लगते हैं। मतलब वो वनों को कटाई है, वनों की जो कटाई होती है, वनों को जो काटना है, वो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स है वो करने लग जाते हैं। और उसके बाद में स्थिति कौन सी आ जाती है, डेजर्ट की। द वर्ल्ड्स एंशिएंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। तो देखो इसमें बताया गया है एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। कि द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है मतलब जो उष्ण कटिबंधीय जो वन है, उन वनों की जो एंशिएंट पैट्रिमोनी मीन्स होता है जो प्राचीन, पैट्रिमोनी मीन्स विरासत, पैट्रिमोनी मतलब जो हम पिता से अपने पैतृक रूप में जो हम प्राप्त करते हैं, पैतृक संपत्ति जो होती है, तो विरासत के रूप में। तो इस वर्ल्ड की, इस दुनिया के अंदर उष्ण कटिबंधीय वनों की जो प्राचीन विरासत है, इज नाउ एरोडिंग, वो अब कम हो रही है, घट रही है, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर, की 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से, 40 से 50 मिलियन प्रतिवर्ष की रेट से या प्रतिवर्ष की दर से जो उष्ण दुनिया के अंदर उष्ण कटिबंधीय वनों की जो प्राचीन विरासत है वो अब कम हो रही है। किस प्रकार से कम हो रही है, किस प्रकार से घट रही है, 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 40 से 50 मिलियन बताया है, और प्रति वर्ष 40 से 50 मिलियन एकड़ की दर से ये जो फॉरेस्ट की जो स्थिति है वो कम हो रही है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और जो ग्रोइंग यूज मतलब जो बढ़ता हुआ उपयोग है किसका, डंग मतलब गोबर, तो गोबर का जो बढ़ता हुआ उपयोग है फॉर बर्निंग जलाने के लिए, वो डिप्राइव यानी वंचित करता है द सोइल मिट्टी को, ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, कि जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर मतलब जो उत्पादक क्षमता जो बढ़ाती है, जो मतलब प्राकृतिक जो खाद होती है उसके लिए आया है फर्टिलाइजर। तो द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, कि जलाने के लिए गोबर का बढ़ता हुआ उपयोग है वो मिट्टी को महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से डिप्राइव करता है, इसको वंचित करता है। मतलब हम गोबर का प्रयोग है वो जलाने के लिए अधिक करने लग गए हैं, तो अब जो प्राकृतिक खाद के रूप में गोबर जो जमीन में जाता था, मिट्टी में जाता था, तो वो जो मिट्टी के अंदर जाने वाला जो महत्वपूर्ण जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, जो प्राकृतिक मतलब जो खाद है, इस खाद से हमारी मिट्टी है वो वंचित हो रही है। क्यों? क्योंकि जलाने के लिए उसका डंग का जो यूज है वो बढ़ रहा है, गोबर का जो यूज है वो बढ़ रहा है, इस वजह से।
The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected firewood demand in the year 2000. कि द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, उसने एस्टिमेट किया है, इसने अनुमान लगाया है कि ए 5-fold इंक्रीज, 5 गुना जो इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग की फॉरेस्ट प्लांटिंग के अंदर वन लगाने की जो रेट है, वनों को प्लांट करने की जो दर है, उसको 5 गुना वृद्धि करनी होगी, इसमें 5 गुना बढ़ोतरी करनी होगी. क्यों? इज नीडेड, इसकी आवश्यकता है, मतलब 5 गुना बढ़ोतरी की आवश्यकता है टू कोप, सामना करने के लिए, विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड. एक्सपेक्टेड मतलब आसान्वित या अपेक्षित, जो फ्यूल वुड की मतलब जो ईंधन जो होता है, उस ईंधन की जो डिमांड है, मांग है, इन द ईयर 2000 कि सन 2000 के अंदर ईंधन की जो अपेक्षित ईंधन की मांग है, इसका सामना करने के लिए फॉरेस्ट प्लांटिंग की जो दर है, वनारोपण की जो दर है, वो उसमें 5 गुना बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है. 5 गुना बढ़ोतरी इसमें करनी होगी अगर हम साल 2000 के अंदर जो फ्यूल वुड की डिमांड है, होने वाली है, एक्सपेक्टेड बताया, मतलब अपेक्षित जो फ्यूल वुड की जो डिमांड है, उसका सामना करने के लिए हमें वनारोपण की दर में 5 गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है. ऐसा विश्व बैंक ने एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है. तो जेम्स स्पेस, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे कि जेम्स स्पेस जो कौन है, द प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष है किसके, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स स्पेस सेड द अदर डे मतलब उन्होंने एक दिन कहा था, मतलब कुछ दिन पहले कोई बात कही थी. क्या कही थी कि वी वर सेइंग दैट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड. तो इन्होंने क्या कहा कि वी वर सेइंग, हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट कि हम फॉरेस्ट को, वनों को हम खो रहे हैं, एट एन एकड़, 1 एकड़ ए सेकेंड कि 1 सेकेंड में 1 एकड़ वन को हम खो रहे हैं, ऐसा हम कह रहे थे. बट इट इज मच क्लोजर, लेकिन ये बहुत क्लोजर है, बहुत पास है, निकट है. टू एन एकड़ एंड ए हाफ कि 1 एकड़ और हाफ और साथ में मिला दिया तो ये 1.5 एकड़ हो गया. टू ए सेकेंड की 1 सेकेंड में 1.5 एकड़ होने के ये अधिक क्लोज है, अधिक इसके निकट है. तो मतलब हम तो ये कह रहे थे कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ जो वन है उसको हम खो रहे हैं, लेकिन अब हम 1 सेकेंड में 1.5 एकड़ के जो निकट है वो पहुंच गए हैं. तो ये जो दर है वो प्रति सेकेंड 1.5 एकड़ है, वो इसके अधिक पास में हम पहुंच गए हैं. मतलब और तेजी से अब वनों का जो कटाव है वो किया जा रहा है, पेड़ों का कटाव है वो किया जा रहा है. ऐसा किसने कहा? जेम्स स्पेस, जो कि कौन है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं. Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. कि आर्टिकल 48A of the Constitution of India कि इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी आर्टिकल 48 में उसकी धारा 48A के अंदर, ए है वो प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करती है. तो देखो भारत के संविधान की धारा 48A ये प्रदान करती है, हमें प्रोवाइड कराती है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के प्रयास है, वो एंडेवर होता है प्रयास करना. तो शेल है वो फ्यूचर के लिए आया है, हमें फ्यूचर शो करना है यहाँ पे कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो क्या करेगा, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के प्रयास करेगा, ऐसा धारा 48A कहती है. एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री और इस कंट्री के जो फॉरेस्ट है, जो वन है, और जो वाइल्ड लाइफ मतलब जो जीव है, वन्य जीव, तो वन और वन्य जीवों की वो सेफ गार्ड मतलब उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी सुरक्षा के कदम उठाएगा. क्या करेगा, एक तो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करेगा, उसमें सुधार करने के प्रयास करेगा, और वो कंट्री के अंदर जो वन है और जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव जंतु है, उनकी भी सुरक्षा के कदम उठाएगा, उनको भी सुरक्षित रखेगा. तो ये कौन कहता है, हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48A है, ये हमें प्रोवाइड कराता है, हमें प्रदान करता है. बट वोट कोज एंडलेस एंगेज इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया. बट वोट कोजेज, लेकिन जो कारण, एंडलेस मतलब अनंत रूप में, एंगेज होता है दुख देना, कष्ट देना, इज द फैक्ट यानी तथ्य है. लेकिन जो कारण हमें अनंत रूप से पीड़ा पहुंचाता है वो फैक्ट है, वो तथ्य है. वो बात क्या है कि जो चीज हमें अनंत रूप से पीड़ा देती है, कष्ट देती है, वो ये है
कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, कि जो लॉ है, जो कानून है, वो नेवर रिस्पेक्टेड, उनकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, उनका सम्मान नहीं होता है। नोर एनफोर्स्ड इन इंडिया, और न ही वो इंडिया के अंदर एनफोर्स किया जाता है, मतलब सख्ती से उसको लागू किया जाता है। तो इंडिया में न तो जो कानून है उन कानून का रेस्पेक्ट किया जाता है और न ही वो एनफोर्स किया जाता है, सख्ती से उसका पालन करवाया जाता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिश्ड, कि फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कहता है कि जो कास्टिज्म होता है जातिवाद, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर मतलब जो बंधुआ मजदूरी है वो अबोलिश मतलब खत्म करना, मिटाया जाना। तो उदाहरण के लिए संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत को अस्पृश्यता भी बोला जाता है, तो छुआछूत और जो बंधुआ मजदूरी है उसको अबोलिश किया जाएगा, उसको मिटाया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। बट दे फ्लरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जो है, ये तीनों चीजें, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और बॉन्डेड लेबर, ये है वो फ्लरिश कर रही है, मतलब उसका पोषण मिल रहा है इनको, ये मतलब पोषित हो रही है, फल फूल रही है, शेमलेसली, बिना शर्म के, एकदम बेशर्मी के साथ, निर्लजता के साथ में। इवन आफ्टर, यहाँ तक कि आफ्टर 44 years 44 सालों के बाद ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेशन मतलब लागू होने के बाद में। तो देखो इन चीजों के लिए, इनको बंद करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हमें संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और जो बंधुआ मजदूरी है इनको अबोलिश किया जाएगा, उनको समाप्त किया जाएगा। लेकिन ये संविधान के लागू होने के 44 वर्षों के बाद भी बेशर्मी के साथ में, निर्लजता के साथ में ये फ्लरिश हो रही है, ये फल फूल रही है, ये तीनों चीजें, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बंद कर दिया है। ये तो एकदम से बंद हो जानी चाहिए। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. कि a recent report of our Parliament's Estimate Committee, कि हमारे जो पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी की एक जो रिसेंट रिपोर्ट, मतलब हाल ही में निकली हुई जो नवीन रिपोर्ट है उसने, और रिपोर्ट कौन सी, पार्लियामेंट, संसद होता है, एस्टिमेट मतलब आकलन करना, अनुमान लगाना, कमेटी समिति होती है। तो संसद के जो अनुमान समिति है उसके एक नवीन रिपोर्ट ने, उसके एक हाल ही की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है, मतलब हमें बताया है किस चीज पे, द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन, कैटास्ट्रोफिक होता है एकदम खतरनाक, डिप्लेशन कमी ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades, कि पिछले 4 decade मतलब पिछले 4 दशाब्दियों के अंदर जो इंडिया के जो फॉरेस्ट है, इंडिया के जो वन है, जंगल है, उसकी जो खतरनाक कमी है उसको हाईलाइट किया है, उस पे जोर दिया है, उसको बताया है। किसने? संसद की आकलन समिति की एक नवीन रिपोर्ट ने पिछले 4 दशकों में भारत के वनों का जो खतरनाक रूप से कमी है इसको हाईलाइट किया है। नवीन रिपोर्ट ने भारत के जंगलों की, हमारे इंडिया के जंगलों की पिछले 4 दशाब्दियों के दौरान हुई जो खतरनाक जो डिप्लेशन है, कमी है, उसको हाईलाइट किया है, उसको बताया है पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी ने। क्योंकि जो वनों का मतलब क्या चल रहा है, ये सारी चीज जो निर्धारित करने के लिए, इन सब चीजों को चेक करने के लिए एक अलग से कमेटी बनी हुई होती है, जो हर एक चीज को, एक कमेटी पॉपुलेशन को देखती है, एक कमेटी फॉरेस्ट को देखती है, एक कमेटी वाइल्ड लाइफ को देखती है। तो इस तरीके से पूरा जो निष्कर्ष है वो निकल के आता है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acre a year, कि इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा मतलब जो विश्वसनीय, रिलायबल मतलब जो विश्वसनीय है, तो इन विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत है वो लॉसिंग मतलब खो रहा है इस फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट को, वनों को, एट द रेट ऑफ 3.7 million a year, कि विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत है वो एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ की दर से जंगलों को, वनों को खो रहा है। तो वो बहुत जरूरी चीज है इस चैप्टर को पढ़ना। इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सी चीजें बताई जाएगी कि भारत में वनों की क्या हालत हो रही है। तो साल के अंदर कितना, 3.7 मिलियन एकड़ बहुत होता है। तो इतने जंगलों को वो खो रही है, किसके अकॉर्डिंग? रिलायबल जो डाटा है, विश्वसनीय जो आंकड़े हैं उनके अनुसार। लार्ज एरिया ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, कि लार्ज एरिया मतलब जो बड़ा क्षेत्र है, जो बड़े एरिया है, जो कि क्या है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, जो कि ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से जिनको डेजिग्नेटेड मतलब चिन्हित कर दिया गया है,
कि बड़े बड़े क्षेत्र जिनको आधिकारिक रूप से जिनको चिन्हित किया गया है एज फॉरेस्ट लैंड के रूप में, कि जंगल की भूमि के रूप में बड़े क्षेत्र जिनको आधिकारिक रूप से डेजिग्नेट मतलब चिन्हित किया गया था, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो क्या हो गए हैं, वो पहले से ही वर्चुअली मतलब एकदम करीब करीब ट्रीलेस है, वो हो गए हैं, वृक्षहीन हो गए हैं, जिनको की चिन्हित किया गया है आधिकारिक रूप से। गवर्नमेंट ने चिन्हित किया है कि ये सिर्फ जंगल की भूमि है, ये सिर्फ वन के लिए है, लेकिन वहां पे भी ट्री लेस की सिचुएशन आ गई है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स, कि द एक्चुअल लॉस, लेकिन क्या बताया है, जो एक्चुअल लॉस है, जो वास्तविक हानि है ऑफ फॉरेस्ट जंगलों की, इज एस्टिमेटेड मतलब इसका अनुमान है, ये बताई गई है, टू बी अबाउट 8 times, 8 times मतलब 8 गुना, द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक, कि गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, सरकारी जो आंकड़े हैं, उनके द्वारा इंडिकेट किए गए, बताई गई जो दर है उससे 8 गुना है। तो देखो जंगलों के लॉस की, जंगलों का जो एक्चुअल लॉस है, जंगलों की जो वास्तविक हानि है, वो वास्तविक हानि सरकारी आंकड़ों के द्वारा बताई गई दर से 8 times है, मतलब 8 गुना है। मतलब सरकारी आंकड़ों ने कम बताई है, लेकिन जो एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट का, जंगलों का जो वास्तविक जो हानि है, वो सरकारी आंकड़ों के द्वारा बताई गई दर से 8 गुना ज्यादा है। सरकार ने तो क्या बताया है, 3.7 मिलियन बताया है, 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, लेकिन जो रियल जो स्थिति है वो क्या है, इससे 8 गुना है, रियल स्थिति अभी बताई नहीं गई है। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. कि a 3-year study मतलब 3 साल का जो अध्ययन जो किया गया, यूजिंग सैटेलाइट का यूज करते हुए, उपग्रहों का यूज करते हुए, एरियल फोटोग्राफी मतलब हवाई फोटोग्राफी की मदद से, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, चलाया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उपग्रहों के और हवाई जो फोटोग्राफी की मदद से किए गया जो 3 साल का अध्ययन था, वो वार्न्स मतलब चेतावनी देता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपग्रहों और हवाई फोटोग्राफी की हेल्प से, हवाई फोटोग्राफी इनके यूज से 3 वर्ष का अध्ययन किया गया, 3 वर्ष का जो अध्ययन है वो वार्न्स मतलब चेतावनी देता है। कंडक्टेड मीन चलाया गया, जो मतलब जो 3 साल का जो अध्ययन यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था किसकी मदद से, सैटेलाइट की और एरियल फोटोग्राफी की मदद से किया था। तो वो वार्न्स, वो चेतावनी देता है। कौन चेतावनी देता है, ये जो 3 साल का अध्ययन है वो चेतावनी देता है दैट की द एनवायरमेंट हैज डिटेरियोरेट सो बैडली, कि जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो इतनी बुरी तरीके से डिटेरियोरेट मतलब खराब हो चुका है, दैट की इट इज क्रिटिकल, कि ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत गंभीर स्थिति में है, इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, कि जो इन्वेस्टिगेट की गई, जांची गई जो 88 कंट्री है, मतलब जांचे गए 88 देशों में से मेनी जो कंट्री है, मतलब जो कई सारे जो देश हैं वो क्रिटिकल हैं, वो बहुत ही गंभीर स्थिति में आ गए हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है वो हर राष्ट्र के अंदर इस सैटेलाइट से, एरियल फोटोग्राफी से वो वनों की जांच करते हैं। तो उन्होंने 3 साल का एक अध्ययन उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो जो अध्ययन किया गया था वो चेतावनी देता है कि पर्यावरण है वो इतनी बुरी तरीके से खराब हो गया है, जो कि जांचे गए 88 देशों में से कई देशों में ये क्रिटिकल है, बहुत गंभीर स्थिति में आ गया है। तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. कि there can be no doubt, कि कोई भी डाउट नहीं हो सकता है इसमें, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि the growth of world population, कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, मतलब दुनिया में जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है, इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर, वो मतलब जो स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर है, जो मतलब मजबूत जो कारण है उनमें से एक है डिसॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि मानव सोसाइटी का, मानव समाज का जो फ्यूचर है, मानव समाज के भविष्य को डिसॉर्ट करने वाले, मानव समाज के भविष्य को विकृत करने वाले, बिगाड़ने वाले मजबूत फैक्टर्स में से, मजबूत कारणों में से ये जो दुनिया की बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक कारण है। इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता किस बात में, कि ये जो दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है ये भी उन कारणों में से एक कारण है जो कि ह्यूमन सोसाइटी के, मानव समाज के फ्यूचर को जो बिगाड़ रहा है। डिसऑर्टिंग होता है बिगाड़ना, खराब करना, विकृत करना। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से भी ऐसा हो रहा है।
इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। देखो कितनी बहुत ही अच्छी बात बताई है, कितनी समझदारी से परिपूर्ण बातें बताई है। देखो कि इट टुक मैनकाइंड, कि इसने मैनकाइंड मतलब एक मानव जाति को लिया है, मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन, की फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने में। बिलियन मीन्स मतलब अरब, मिलियन लाख में जाता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, बिलियन मतलब अरबों के अंदर। तो जो फर्स्ट बिलियन है मतलब प्रथम अरब की जो संख्या है वहां तक पहुंचने में मिलियन ईयर्स लगे हैं। मतलब मानव जाति को 1 मिलियन से भी अधिक समय लगा है, मतलब 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे हैं मैनकाइंड को फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने में। प्रथम अरब की संख्या तक पहुंचने में मानव जाति को 1 मिलियन से भी अधिक समय लगा है, 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे हैं उनको 1 बिलियन में पहुंचने में। That was the world population around the year 1800, और that was the world population, और ये दुनिया की पॉपुलेशन थी, आबादी थी। कब की बात है? अराउंड द ईयर 1800, कि ये जो दुनिया की आबादी है वो सन 1800 के लगभग थी, 1800 के आसपास थी। By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. तो देखो by the year 1900, तो सन 1900 तक a second billion was added, तो दूसरी जो बिलियन है, 1 अरब की संख्या जो और है वो इसमें ऐड हो जाती है, इसमें जुड़ गई थी। कब? 1900 के अंदर a second billion, तो जो सेकेंड बिलियन है वो एडेड मतलब जुड़ गई थी। कब जुड़ गई थी? 1900 के अंदर। एंड द 20th सेंचुरी, और जो 20th सेंचुरी है, जो 20वीं सदी है, हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, तो इसने दूसरे 3.7 बिलियन, जो 3.7 अरब है वो इसमें और जोड़ दिए। किसने? जो 20वीं सेंचुरी है, 20वीं शताब्दी है, इसने 3.7 अरब और जोड़ दिए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, विश्व की जो जनसंख्या का जो अनुमान है, एस्टिमेट है, वो 5.7 बिलियन का है। और ये जो 5.7 बिलियन बताया है वो अब का नहीं है, ये जो चैप्टर लिखा गया था ये प्रेजेंट टाइम में नहीं लिखा गया था, ये चैप्टर पहले का लिखा हुआ है और उस टाइम की बात इसमें बताई गई है। ये चैप्टर 1994 के अंदर लिखा गया था, तो इसमें बताया है कि जो 1994 की बात है, उस टाइम ये जो जनसंख्या थी वो 5.7 बिलियन तक आ गई थी। तो ऐसी स्थिति है वो इसमें बताई है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, कि एवरी 4 days, प्रत्येक 4 दिनों के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन बढ़ती है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 4 दिनों के अंदर 10 लाख तक की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। 10 लाख इसकी आबादी है वो दुनिया की बढ़ जाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। लेकिन हर चौथे दिन 1 मिलियन जो इंक्रीज है वो होती है, 10 लाख जो आबादी है वो इसमें बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फास्ट एंड इनकम राइज, इन एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, कि फर्टिलिटी फास्ट, जो फर्टिलिटी है वो फास्ट मतलब गिरती है। फर्टिलिटी मतलब जो संतान उत्पन्न करने की जो काम होता है, संतान की जो उत्पादकता होती है, संतानों को जो पैदा किया जाता है, उसकी जो रेट है वो फास्ट मतलब वो गिरती है, वो कम हो जाती है। कब? जैसे इनकम्स राइज होती है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है। एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा फैलती है, और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जब स्वास्थ्य में सुधार आता है तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब थोड़ी जनसंख्या में वहां पे गिरावट आती है। अगर इनकम बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ती है, हेल्थ इम्प्रूव होती है तो जनसंख्या कम होती है, थोड़ी फर्टिलिटी कम होती है, संतानोत्पादकता कम हो जाती है। 10 इस प्रकार से डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब होता है गर्भ निरोधक। तो जो डेवलपमेंट है, विकास है, इस प्रकार से विकास है वो सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, सबसे अच्छा ये गर्भ निरोधक है। क्यों? क्योंकि अगर विकास होगा तो लोग है वो अपने आप जागरूक हो जाएंगे, और इस प्रकार से जनसंख्या भी कम होगी, तो विकास है वो सबसे इसमें जरूरी आ जाता है। तो विकास है वो सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। बट डेवलपमेंट इट्स मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज नंबर्स कंटिन्यू, बट लेकिन डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल, लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो स्वयं तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता, तब तक संभव नहीं हो सकता। मतलब विकास है वो तब तक खुद संभव नहीं हो सकता जब तक कि द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यू, कि ये जो प्रेजेंट में वर्तमान जो नंबर्स जो कंटिन्यू हो रहे हैं, जो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स में, तो वर्तमान के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो संख्या में बढ़ोतरी जारी अगर रहती है
तो तब तक ये जो विकास है वो पॉसिबल है वो नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा हमें भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो विकास है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे ही जनसंख्या अगर बढ़ती रहेगी। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिकेट चिल्ड्रन विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर। कि द रिच गेट रिचर, कि जो रिच है धनवान है वो और अधिक धनवान होते गए। एंड द पुअर, और जो पुअर है गरीब लोग हैं वो बिगेट मतलब पैदा करना, चिल्ड्रन बच्चों को पैदा करते हैं। विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर, जो कि कंडेम मतलब अभिशप्त होना, तो दे मतलब उनको, टू रिमेन पुअर जो कि उनको पुअर रहने के लिए, गरीब रहने के लिए उनको अभिशप्त करते हैं, उनको मतलब एक तरीके से सजा देते हैं। तो धनवान है वो तो और धनवान होते चले गए, और जो पुअर है वो बच्चों को पैदा करते हैं और इसके बाद में वो गरीब, जो कि क्या करते हैं, गरीब रहने के लिए उनको अभिशप्त करते हैं, उनको एक तरीके से सजा देते हैं। क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा जनसंख्या होगी तो घर में फिर काम करने वाले भी ज्यादा चाहिएंगे, खाना ज्यादा लगेगा, हर चीज ज्यादा लगती है। तो इस प्रकार से गरीबी है वो बनी रहती है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। देखो आज की स्थिति के बारे में बताया है कि मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, कि ज्यादा बच्चों का अर्थ नहीं होता कि मोर वर्कर्स, मतलब ज्यादा कार्यकर्ताओं से ज्यादा बच्चों का तात्पर्य नहीं होता है। ज्यादा बच्चों का अर्थ है वो ज्यादा वर्कर्स से नहीं होता है, ज्यादा कार्य करने वालों से नहीं होता है। मेयरली मोर पीपल, केवल किससे होता है, और अधिक लोग, विदाउट वर्क मतलब बिना काम वाले और अधिक लोगों से होता है। मतलब अधिक जो बेरोजगार होते हैं, बिना काम वाले कौन होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, तो और अधिक जो बेरोजगार लोग हैं उनसे इसका मतलब होता है। और बच्चे होने का अर्थ ये नहीं होता कि वो मोर वर्कर है और अधिक कार्य करता है, बल्कि क्या है, वो बेरोजगारों से उनका संबंध है वो होता है। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बिगिंस बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरली सेटलाइज्ड, कि इट इज नॉट सजेस्टेड, कि यह सजेस्ट नहीं किया गया है, यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग भी ट्रीटेड लाइक कैटल्स, के जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मनुष्य हैं, उनको पशुओं के समान, कैटल के समान उनको ट्रीट किया जाए, उनको पशुओं के समान समझा जाए, उनके साथ पशुओं के समान व्यवहार किया जाए। ये सजेस्ट नहीं किया जा रहा, ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि मनुष्य के साथ में, ह्यूमन बीइंग के साथ में जानवरों की तरह व्यवहार किया जाए। एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज्ड, और उनको कंपल्सरी मतलब इनको जानबूझ करके जबरदस्ती उनको स्टेरिलाइज्ड होता है नसबंदी करना, कि जानबूझ करके जबरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी जाए, ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोयर्सन। तो इसने क्या बताया है कि बट, लेकिन देयर इज नो अल्टरनेटिव, की कोई भी विकल्प नहीं है, टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, की स्वैच्छिक जो फैमिली प्लानिंग है, जो परिवार नियोजन है, उसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोयर्सन। तो बिना कोयर्सन वाला जो एलिमेंट है उसको काम में लाए बिना, कोयर्सन मतलब होता है जबरदस्ती करना, जोर जबरदस्ती के साथ में। तो इसमें बताया कि जोर जबरदस्ती के तत्व को इंट्रोड्यूस किए बिना, मतलब जोर जबरदस्ती का जो तत्व है उसको काम में लिए बिना कोई भी स्वैच्छिक जो परिवार नियोजन है उसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। मतलब ये जोर जबरदस्ती के साथ में ही किया जाता है, लोग है वो स्वैच्छिक रूप से फैमिली प्लानिंग को नहीं अपना रहे हैं। तो इसको काम में लिए बिना मतलब कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है, तो ये करना पड़ता है लोगों को, चाहे लालच देके करो, चाहे किसी भी तरीके से करो, पर करना पड़ता है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, कि द चॉइस इज रियली बिटवीन, कि ये जो चॉइस है, जो चुनाव है, वो वास्तव में दो के बीच है। बिटवीन मतलब बीच में है, और बिटवीन है वो दो के लिए आता है, तो दो के बीच में वास्तव में ये जो चॉइस है, चुनाव है। दो कौन सी चीज, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, कि या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, या तो जनसंख्या का नियंत्रण, या फिर क्या, परपेचुएशन ऑफ पुअर्टी। तो पुअर्टी का परपेचुएशन होता है स्थायी रूप से एक चीज को बनाए रखना, तो पुअर्टी को या तो स्थायी बनाना, या तो दरिद्रता को बनाए रखना, या फिर जनसंख्या को नियंत्रित करना। इन दोनों के बीच में वास्तविक रूप से चुनाव करना है, वास्तविक जो चुननी है चीज, वो दो में से एक चुननी है, या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए या फिर पुअर्टी को, गरीबी को बनाया रखे जाए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया की जो जनसंख्या है, भारत की जो पॉपुलेशन है, वो एस्टिमेट मतलब इसका आकलन किया जाता है टू बी 920 मिलियन टुडे, कि आज 920 मिलियन जो भारत की जनसंख्या है वो एस्टिमेट की जाती है, मानी जाती है।
आकलन किया जाता है। अब इंडिया की जनसंख्या की बात आ रही है, देखो कि आज इंडिया की जनसंख्या है वो 920 मिलियन है, वो आंकी जाती है। 1994 की बात है ये, जो कि क्या है, मोर देन, मतलब वो ज्यादा है एंटायर पॉपुलेशन, संपूर्ण जनसंख्या से, ऑफ अफ्रीका की और जो साउथ अमेरिका है, तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की पुट टुगेदर, मतलब इन दोनों के साथ साथ अगर कर दी जाए, इनको जोड़ लिया जाए, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को एक साथ करने के बाद भी इन दोनों की संपूर्ण जो जनसंख्या है, इनसे भी जो इंडिया की जनसंख्या है वो मोर, मतलब ज्यादा है। अगर अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की हम ऐड कर दे जनसंख्या, पूरी जनसंख्या मिला ले, तो इससे भी इंडिया की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। तो भारत की जनसंख्या है वो आज 920 मिलियन आंकी जाती है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, जो कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की संपूर्ण जनसंख्या से ज्यादा है। No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would lie in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. कि no one familiar with the conditions in India, कि इंडिया की कंडीशन से जो फैमिलियर है, मतलब भारत की स्थिति से परिचित कोई भी व्यक्ति है वो डाउट, मतलब कोई ऐसा डाउट नहीं करता है, कोई उसको संदेह नहीं होगा। भारत की कंडीशन से, भारत की स्थिति से परिचित कोई भी व्यक्ति को संदेह नहीं होगा दैट की द होप ऑफ द पीपुल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, कि जो लोगों की होप है, लोगों की जो आशा है, वो उनकी भूखी जो हटमेंट्स, मतलब झोपड़ियां हैं, उसमें डाई हो जाएगी, उसमें मर जाएगी। कि जो लोगों की आशा है, जो होप है लोगों के अंदर, वो उनकी भूखी जो झोपड़ियां हैं उसके अंदर ही मर जाएगी। आशा मतलब किसी भी चीज की आशा हो सकती है, आगे पढ़ने की, आगे बढ़ने की, डेवलपमेंट की, कोई भी चीज वो सोच सकते हैं, लेकिन वो जो उनकी होप है वो उनकी भूखी झोपड़ियों के अंदर ही मर जाएगी अगर इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, की यदि जब तक पॉपुलेशन को ये जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ में उच्चतम जो वरीयता है, जो प्राथमिकता है, कि वो अगर न दी गई, अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये जो उच्चतम वरीयता प्राथमिकता को अगर नहीं दिया जाता है, तो लोगों की जो आशा है वो उनकी भूखी झोपड़ियों के अंदर ही मर जाएगी। और इसमें किसी को भी संदेह नहीं होगा, जो भारत की कंडीशन से फेमिलियर है, भारत की कंडीशन को जो जानता है, उसको कोई डाउट भी नहीं होगा इस बात में कि लोगों है वो उनकी आशा जो भूखी झोपड़ियों में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं मिलेंगे उनको। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. कि for the first time in human history, कि human history के अंदर, मानव इतिहास के अंदर पहली बार we see a transcending concern, transcending मतलब सीमा से भी अधिक, मतलब अत्यधिक रूप से, कि एक सीमा से भी अधिक जो कंसर्न है, चिंता है, वो देखते हैं। तो देखो, मानव इतिहास में पहली बार हद से भी ज्यादा, एक सीमा से भी अधिक चिंता है वो देखी जा रही है, वो हम देखते हैं। और चिंता कौन सी है? द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, कि सर्वाइवल मतलब जीवित रहना, मात्र व्यक्तियों का जीवित रहना नहीं, कि केवल लोगों के जीवित रहने से संबंधित नहीं है, बट ऑफ द प्लेनेट, बल्कि पूरे ग्रह के जीवित रहने के बारे में ये चिंता है। जो चिंता कंसर्न बताई गई है ना, ये कंसर्न केवल लोगों के जीवित रहने के बारे में नहीं है, बट लेकिन ऑफ द प्लेनेट, तो पूरे प्लेनेट के लिए, पूरे पृथ्वी ग्रह के सरवाइव करने से रिलेटेड ये चिंता है। क्योंकि अगर वनों की स्थिति ऐसे ही घटती रही, पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, तो एक टाइम आएगा जब हमारा ये जो पूरा जो प्लेनेट है, अर्थ जो है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिसऑर्डेड हो जाएगी। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence, कि we have begun to take a holistic view, holistic मतलब समग्र जो व्यू होता है, संपूर्ण रूप से जो दृष्टिकोण है। तो we have begun मतलब हमने शुरू कर दिया है, to take लेना है होलिस्टिक व्यू, एक जो संपूर्ण जो दृष्टिकोण है, एक समग्र दृष्टिकोण है, वो रखना हमने शुरू कर दिया है। ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि हमारे मतलब एग्जिस्टेंस के लिए, हमारा जो मतलब अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के आधार के लिए, उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उस आधार के लिए हमने एक समग्र दृष्टिकोण को लेना शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल अवर डिमाइज, इट इज अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। कि द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जो मतलब पर्यावरण की जो समस्या है, डज नॉट नेसेसरी सिग्नल अवर डिमाइज, कि ये नेसेसरी मतलब आवश्यक रूप से हमारे जो डिमाइज मतलब हमारा जो पतन है, हमारा जो विनाश है, उसका सिग्नल नहीं देती है।
कि पर्यावरण की जो समस्या है वो आवश्यक रूप से हमारे डिमाइज की, हमारे विनाश का संकेत नहीं देती है। इट इज अ पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है। मतलब हम इस चीज को फ्यूचर में लेके जाने वाले हैं। ये जो पर्यावरण की समस्या है ये हमें सिग्नल नहीं देती है, संकेत नहीं देती है कि इससे हमारा विनाश हो जाएगा, बल्कि ये एक फ्यूचर का पासपोर्ट है। ये हमें ऐसा भविष्य देने वाली है, ऐसा फ्यूचर देने वाली है। और अगर फ्यूचर ऐसा हो जाएगा तो हम प्रेजेंट की तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अब सपोज करो बिना वृक्ष की अगर अर्थ हो जाएगी तो कहाँ से बारिश आएगी? तापमान इतना बढ़ जाएगा, हर जगह पानी पानी होगा, ग्लेशियर की बर्फ है वो पिघल जाएगी, पिघल के नीचे आएगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। तो अगर इस टाइप से स्थिति अगर आ जाएगी, अगर वृक्ष नहीं होंगे तो पूरी अर्थ पे पानी ही पानी होगा, हमें लैंड कहीं भी नहीं दिखेगा। और जब पानी होगा तो मनुष्य पानी के अंदर कैसे सरवाइव करेगा? उसको लैंड चाहिए होती है। तो जो फ्यूचर है वो हमारा इस टाइप का हो जाएगा। द emerging न्यू वर्ल्ड विजन हैज अ शेयर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द emerging मतलब जो निकल के आ रहा है, जो बाहर आ रही है, नई चीज जो निकल रही है, न्यू वर्ल्ड विजन कि जो नया वर्ल्ड विजन, जो नया जो इस संसार का जो विजन है, जो हमारा दृष्टिकोण है दुनिया के बारे में, जो नया जो हमारा विजन है, हैज अ शेयर इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने क्या करी है? हैज अ शेयर इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी के एक युग को इसने शुरू किया है इस दृष्टिकोण ने। तो अशेयर्ड मीन्स होता है शुरुआत करना या लेकर आना। तो जो नया जो वर्ल्ड विजन है कि नया जो बन रहा, जो नया निकल के आ रहा, जो नया इस वर्ल्ड को लेकर के जो विजन है, जो हमारे नए जो दृष्टिकोण है, वो जिम्मेदारी के युग को लेकर के आया है। मतलब ये जो स्थिति आई है, जो हमारे दृष्टिकोण है, वो एक नई जिम्मेदारी को युग को, मतलब हर एक व्यक्ति है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उसने सीखने की शुरुआत कर ली है। तो जिम्मेदारी के युग को लेकर के आया है, जिम्मेदारी के युग की शुरुआत हुई है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। कि ये क्या है? इट इज ए होलिस्टिक व्यू, ये एक होलिस्टिक व्यू है, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक इकोलॉजिकल, एक पारिस्थितिकीय व्यू है, एक पारिस्थितिकीय ये दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड को देखता है किस रूप में? एज एन इंटीग्रेटेड होल, जो कि एक संपूर्ण रूप में, इंटीग्रेटेड मतलब सामूहिक रूप में, एक जुड़े हुए एक संयुक्त रूप में संपूर्ण वर्ल्ड को ये देखता है। एक ऐसा ये समग्र व्यू है, समग्र दृष्टिकोण है, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है, जो कि इस पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक पूर्ण इकाई के रूप में, संपूर्ण रूप में इसको देखता है, बजाय किसके? रेदर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, कि जो अलग अलग हिस्सों वाले जो पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग हिस्सों वाले कलेक्शन के बजाय, अलग अलग हिस्सों के संग्रह के रूप की बजाय, मीन्स अलग अलग हिस्सों के रूप में देखने के बजाय वो इंटीग्रेटेड होल के रूप में इस वर्ल्ड को देखता है। ये एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण है जो पूरी दुनिया को एक रूप में देख रहा है। ऐसे नहीं कि ये इंडिया है, ये चाइना है, ये यूरोप है, ये पेरिस है, अलग अलग नहीं देख रहा, पूरा एक साथ देख रहा है पूरी दुनिया को। ये एक ऐसी जो एरा है वो स्टार्ट हुआ है, एक ऐसा व्यू है वो स्टार्ट हुआ है। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये जो जिम्मेदारी का नया युग है, इसके अंदर इंडस्ट्री को, उद्योग जगत को एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करना है। इसमें उद्योग जगत की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसमें? जो एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नया जिम्मेदारी का जो युग है, इसमें उद्योग जगत को एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करना है। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड if more businessmen share the view of the chairman of DuPont। वो यहाँ तक करते हैं पहले कि what a transformation would be affected, कि what a transformation की क्या ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या जो रूपांतरण है would be affected, वो प्रभावित होगा, मतलब कौन सा जो रूपांतरण है, जो चेंज है वो आएगा। मतलब अगर कोई चीज है, हम रोल प्ले करते हैं, कोई काम अगर अलग करते हैं, तो कौन सा जो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो जाए, कौन सा रूपांतरण है वो इसमें हो जाए। इफ मोर बिजनेसमैन, किस चीज के बाद में रूपांतरण हो जाए? इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट, कि इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुडलार्ड, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। कि कब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कब ये जो रूपांतरण हो जाए? जब मोर बिजनेसमैन के और अधिक जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री जगत की बात करिए कि और अधिक बिजनेसमैन जो
व्यापारी जो लोग हैं, बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, वो शेयर द व्यू, मतलब अपने व्यू को, अपने दृष्टिकोण को जो शेयर करे, उस दृष्टिकोण में वो भागीदार बन जाए। कौन से दृष्टिकोण में? व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉन्ट, के डू पॉन्ट के जो चेयरमैन हैं, डू पॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, हु 5 years ago, जिसने 5 साल पहले, तो देखो भागीदार पहले किसमें बनना है ये बात करते हैं। तो इसमें बताया था ना कि व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड, कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो जाए, मतलब इसको एक अच्छा सा जो इंडस्ट्री है उसको एक रोल प्ले करना है इस चीज के अंदर, एरा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो इसमें कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कौन सा ऐसा चेंज अगर हो जाए कि यदि बिजनेसमैन है वो जो डू पॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड के दृष्टिकोण के अगर वो भागीदार बन जाए, जिन्होंने 5 वर्ष पहले डिक्लेयर किया था, 5 वर्ष पहले जिन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? हिमसेल्फ टू बी द कंपनी, तो अपने स्वयं को कंपनी का जो चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर जिसने घोषित किया था, तो यदि उसके साथ में यदि वो भागीदार बन जाए उनके व्यू के साथ में, जिन्होंने 5 साल पहले अपने आप को चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर उस कंपनी का चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया था, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाए। तो ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्री है उसको जो डू पॉन्ट का जो चेयरमैन है जिसका नाम मिस्टर एडगर एस वुलार्ड है, उसके दृष्टिकोण के साथ में सहभागीदारी करनी है, और उसके साथ में सहभागीदारी करने के बाद में अलग ही चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो सकता है। तो ये चीज बताइए। और उस एडगर ने क्या किया था? 5 साल पहले अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर है वो डिक्लेयर किया था। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा कि Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। तो ये आज भी ये चीज है वो लागू होती है। देखो he said, उन्होंने कहा कि our continued existence, कि हमारी जो कंटिन्यू जो एग्जिस्टेंस है, मतलब लगातार चलने वाली जो हमारा अस्तित्व है, लगातार बने रहने वाला जो अस्तित्व है, किस रूप में? एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर। लीडिंग मतलब जो अग्रणी होता है, जो लीड करता है, आगे चलता है, नेतृत्व करता है। तो मैन्युफैक्चरर होता है निर्माता, कि एक नेतृत्वकर्ता निर्माता के रूप में हमारा जो निरंतर चलने वाला, लगातार रहने वाला जो अस्तित्व है, उसको रिक्वायर है, वो आवश्यक, उसके लिए आवश्यक है दैट कि वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम जो एनवायरमेंटल जो परफॉर्मेंस है, पर्यावरणीय जो परफॉर्मेंस है, जो कार्य कुशलता है, जो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, प्रस्तुतिकरण जो है, पर्यावरण का जो प्रस्तुतिकरण है वो एक्सेल मतलब एक्सीलेंट की बात हो रही है, वो अपने उस परफॉर्मेंस के अंदर वो उत्कृष्ट हो, उसके अंदर वो एक्सीलेंट हो। तो इस चीज की आवश्यकता है किसके लिए? हमें कंटिन्यू बने रहने के लिए, एक नेतृत्वकर्ता निर्माता के रूप में अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व चलाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम हमारा जो पर्यावरणीय जो प्रस्तुतिकरण है उसको एक्सेल बनाए, उसको उत्कृष्ट बनाए, उसको श्रेष्ठ बनाए। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of the Prime Ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felitist word. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her Prime Ministership, कि मार्गरेट थेचर के द्वारा उनके जो प्रधानमंत्री का जो काल था, प्रधानमंत्री के काल में दिए गए जो स्टेटमेंट थे, दिए गए जो सभी जो स्टेटमेंट थे, उनमें से नन हैज पास सो डिसिसिवली, कि उनमें से कोई सा भी इतना डिसिसिवली मतलब इतना वो प्रचलित नहीं हुआ था, इतना वो अफेक्टिव नहीं था इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूज मतलब अपने अंग्रेजी के यूज के साथ में, इंग्लिश के उपयोग के साथ में जो उन्होंने भाषण दिया था, जो स्टेटमेंट दिए थे, किसने? मार्गरेट थेचर ने अपने प्रधानमंत्री के काल में जो सारे स्टेटमेंट दिए थे, वक्तव्य दिए थे इंग्लिश को यूज करते हुए, तो कोई भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा था, इतना प्रभावित वो नहीं रहा था। उनके दिए गए जो स्टेटमेंट थे उनमें से कोई सा भी इतना प्रभावित नहीं रहा था एज हर फेलिटिस वर्ड, जितने उनके ये फेलिटिस मतलब ये जो सटीक जो शब्द हुए थे, मतलब ये शब्द जो आगे बताए जा रहे हैं, ये शब्द प्रभावित किया था इस शब्द ने। बाकी कोई भी जो शब्द है, कोई भी जो स्टेटमेंट है वो इतने प्रचलित नहीं हुए, ये शब्द रहे थे। बस शब्द आगे हम पढ़ रहे हैं अब, कि नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि कोई भी जनरेशन, कोई भी पीढ़ी है वो हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस अर्थ के ऊपर अपना फ्री होल्ड नहीं रख सकती है। मतलब कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी को फ्री होल्ड नहीं मान सकती। फ्री होल्ड मतलब फ्री में प्राप्त हुई कोई वस्तु हो वो नहीं मान सकती है।
ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी, कि ऑल वी हैव, हम सब जो कुछ रखते हैं वो क्या है, लाइफ टेनेंसी है, मतलब जीवन भर के किराएदारी के रूप में हम इस अर्थ के ऊपर रहते हैं। ये हमारी कोई खुद की संपत्ति नहीं है, हम इस पृथ्वी के ऊपर किराएदार के रूप में रहते हैं। विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, जो कि क्या है, फुल रिपेयरिंग लीज मतलब इसकी जो रिपेयरिंग है, इसकी जो मतलब मरम्मत है वो भी हमें ही करनी होगी, हमारी ही जिम्मेदारी है। किराएदार के रूप में इसकी जो मरम्मत है वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है, मतलब अपनी अर्थ को हमें ही सुरक्षित रखना है, हमारी अर्थ को बनाए रखना है। ये अर्थ पे हम ये नहीं कर सकते कि अपना हक नहीं जमा सकते हैं। In the word of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. कि we have not inherited this earth from our forefathers. कि किन के शब्दों में, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमने इस अर्थ को, इस पृथ्वी को हमारे फोर फादर से, हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वज से हमने विरासत में नहीं लिया है। इनहेरिट होता है विरासत से। कि मिस्टर लेस्टर के जो ये शब्द है, मिस्टर लेस्टर के उनके शब्दों में, कि हमने इस अर्थ को, इस पृथ्वी को हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने हमारे बच्चों से इसको उधार लिया है, हमारे बच्चों से हमने इसको बोरो किया है। मीन्स हमें हमारे बच्चों के लिए इस अर्थ को सुरक्षित रखना है, इस अर्थ को बनाए रखना है। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। पृथ्वी को किस प्रकार से हमें सस्टेन रखना है, कैसे यहाँ पे एनवायरमेंट जो कंडीशन है उसको हमें सुधारना है, बनाए रखना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। आई होप चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा। अगर चैप्टर समझ में आया, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, देन आप चैप्टर को आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।